तो स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अध्याय 6 माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 जो है चैप्टर यहाँ पर अर्थशास्त्र का अध्याय 6 यानी चैप्टर 6 लेकर आया हूं, जिसका नाम है ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के बारे में इस चैप्टर में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक देखिए, आपको जो है समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। तो ये चैप्टर देखिए ग्रामीण विकास के बारे में है, तो इसमें हम बात करेंगे ग्रामीण विकास की। तो ग्रामीण विकास में क्या हुआ है, पहले जो है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वृद्धि की दर थी जो वो 2.7 थी, यानी 2.7% की रफ्तार से बढ़ रही थी, यानी वृद्धि हो रही थी विकास में, जो है 2.7 की वृद्धि से वृद्धि हो रही थी। ठीक है, लेकिन आगे धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर जो है जो बात करें आउटपुट की, जो कि हम बाहर भेज रहे थे, निर्यात कर रहे थे 2007 और 2012 के दौरान जो आउटपुट हुआ है हमारा, यानी निर्गत हुआ है, निर्यात किया है वस्तुओं का ग्रामीण क्षेत्रों से, वो हुआ है 3.2% की वृद्धि के साथ। उसमें भी 3.2% की वृद्धि हुई है। और साथ ही यहाँ पर जो है 1991 में आर्थिक सुधार किए गए, तो आर्थिक सुधार के पश्चात 1991 से 2002 के दौरान जो है कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर जो है गिरकर यहाँ पर जो है 3%, यहाँ पर क्या हुआ है, गिरकर 3% जो है हो गई है। यहाँ पर जो है 1991 में आर्थिक सुधार करने की वजह से यहाँ पर कृषि वृद्धि दर जो है यहाँ पर गिरी है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक हानि भी हुई है। तो चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और ग्रामीण विकास का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर प्रस्तावना में यही है, यानी इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का यही है कि इसमें ग्रामीण विकास में कैसे कैसे जो है वृद्धि हुई है और कितनी वृद्धि हुई है, इस तरह से है। और लेकिन ग्रामीण विकास होता क्या है, सबसे पहले तो मेन पॉइंट ये है कि ग्रामीण भैया विकास होता क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसे ग्रामीण विकास का मतलब क्या होता है। अगर हमसे पूछ लिया, क्वेश्चन आ गया पेपर में, ग्रामीण विकास की परिभाषा दीजिए या कहे कि ग्रामीण विकास को समझाइए, तो हम क्या करेंगे, हम कैसे लिखेंगे क्वेश्चन पेपर, मतलब आंसर शीट में कैसे लिखेंगे, इसका जवाब कैसे देंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास से अभिप्राय सतत और व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया से है। कैसी प्रक्रिया, ग्रामीण विकास का अभिप्राय किससे होता है, सतत और व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया से है, जो ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं को सुधारने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं इसके अर्थ को कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो देखिए ग्रामीण विकास का अर्थ क्या होता है, ग्रामीण विकास का अर्थ होता है जैसे कि ग्रामीण, ये मतलब सतत, एक चीज हो जानी चाहिए सतत। तो यहाँ पर क्या है, एक चीज है हमारे पास सतत और दूसरी चीज है हमारे पास व्यापक। व्यापक, ठीक है, सतत और व्यापक। सतत और व्यापक सामाजिक प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया मतलब सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया जो कि सतत है और व्यापक है, सतत है और व्यापक है, और जो कि साथ ही ग्रामीण जीवन के हर पहलू से संबंधित है, यानी हर पहलू को सुधारने का प्रयास करती है। देखिए मैं आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। ये मान लीजिए ग्राम है, मान लीजिए ये ग्रामीण क्षेत्र है। क्या है ये, ग्रामीण जो है क्षेत्र। अब मैंने यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र बना दिया, यहाँ पर कुछ लोग हैं, अब यहाँ पर क्या है, ये ग्रामीण क्षेत्र है। अब ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रामीण विकास का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर देखिए मैं सिंपल भाषा में अगर बताऊँ, ग्रामीण विकास का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो घर थे, पहले कच्चे घर थे, कच्चे घर यानी मिट्टी के बने हुए थे यहाँ पर कच्चे, कुछ समय बाद यहाँ पर जो है पक्के घर बन गए। ठीक है, पक्के घर बन गए, तो यही है हमारा ग्रामीण विकास। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो यही है हमारा ग्रामीण विकास, यानी ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो गया। यहाँ पर पहले कच्ची सड़कें थी, मिट्टी से बनी हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो है सीमेंट की सड़कें बन गई, बढ़िया पक्की सड़कें बन गई। तो इसे कहते हैं ग्रामीण विकास। सिंपल सी भाषा में समझे तो आप इसे कहेंगे ग्रामीण विकास। लेकिन परिभाषा जैसे कि इकोनॉमिक्स में आपको लिखनी पड़ेगी, अगर आ गया क्वेश्चन की ग्रामीण विकास की परिभाषा लिखिए, तो आप जो है अर्थ लिखिए या परिभाषा लिखिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रामीण विकास से विपर्याय जो है क्या है, सतत और व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया से है,
जो कि ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं को सुधारने का प्रयास करती है। देखिए ग्रामीण जीवन के जो भी ग्रामीण जीवन है यहाँ पर सभी पहलुओं को सुधारने का प्रयास करती है, उसे हम कहते हैं ग्रामीण विकास। आई होप यहाँ पर आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि ग्रामीण विकास क्या होता है, इसकी परिभाषा कैसे होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर क्लियर हो गया तो इसी पे लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए वीडियो को, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपको जो है और बेहतर से समझाने की कोशिश करेंगे और बेहतर जो है शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। क्या है 6.3 की बात करते हैं, ग्रामीण विकास की प्रक्रिया क्या होती है। तो हमने अर्थ तो समझ लिया, अर्थ क्या होता है हमने समझा कि सतत और व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया से होता है इसका मतलब, और जो कि सभी ग्रामीण जीवन के पहलुओं से संबंधित होती है। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर है। उसके बाद देखते हैं ग्रामीण विकास की समस्या, यानी ग्रामीण विकास जो होता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है, यानी प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या है। सबसे पहला प्रोसेस है यही है कि संसाधन यानी मानव संसाधनों का विकास किया जाए। देखिए ये पॉइंट आ गया, मानव संसाधनों का विकास किया जाए। तो मानव संसाधनों का विकास आपको पता ही है कैसे कर सकते हैं। मानव संसाधन आपको मैंने पहले ही बताया था, मतलब अगर आपने जो है पुरानी वीडियो नहीं देखी है, पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं क्रम से, तो आप उन्हें देखिए, अभी नहीं अब बाद में देख सकते हैं आप। यहाँ पर अगर नहीं देखे हैं तो मैं बता देता हूँ कि मानव संसाधन, मानव भी एक तरह से क्या होता है, एक संसाधन होता है। तो मानव संसाधनों का विकास, और इनका विकास कैसे किया जा सकता है, दो तरीके हैं, पहला शिक्षा द्वारा और दूसरा स्वास्थ्य द्वारा। यानी अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो अपनी पूरी क्षमता से कार्य को करने में समर्थ रहता है, परंतु अगर वह स्वस्थ नहीं है तो पूरी क्षमता से कार्य को करने में असमर्थ रहेगा, जिस कारण वह क्या होगा, मानव संसाधनों की क्षमता का पूर्ण प्रयोग कर नहीं पाएगा, यानी पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर यही है कि मानव संसाधनों का विकास होता है, विकास होगा, प्रक्रिया सबसे पहले करो मानव संसाधनों का विकास, क्योंकि मानव ही है जो कि विकास को और बढ़ा सकता है। तो मानव को पहले बढ़ाओ, फिर मानव आगे की चीज़ों को बढ़ाएगा। उसके बाद आधारित संरचना का विकास। अब आधारित संरचना क्या होती है भैया, चलिए आधारित संरचना को और बेहतर समझते हैं। आधारित संरचना, मान लीजिए यहाँ पर एक खेत है, ठीक है, यहाँ पर एक खेत है और इसे क्या कहेंगे, खेत, चलो ये एक खेत है और यहाँ पर क्या है, बाजार, ये बाजार है, यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर बाजार है, तो यहाँ पर खेत है, यहाँ पर बाजार है। अब देखिए यहाँ पर अनाज उगता है, यहाँ पर अनाज उगता है और ये अनाज यहाँ पर मान लीजिए इकट्ठा हो गया। अब इकट्ठा हो गया, यहाँ पर इसकी दूरी है, यहाँ पर ये सड़क है और इसकी दूरी जो है सड़क की वो है यहाँ पर जो है 10 किलोमीटर, यानी किलोमीटर, 10 किलोमीटर की सड़क है, इतनी दूरी है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई यहाँ पर एक कच्ची उबड़ खाबड़ ऐसी सड़क पड़ी हुई है, तो और यहाँ पर जो है यहाँ पर एक गाड़ी भी नहीं जा सकती, मतलब जो ट्रक होता है ना, ट्रक नहीं निकल सकता यहाँ से, इस सड़क से। अब ट्रक नहीं निकल सकता, अब इनको जो है यहाँ पर जो है एक एक करके बाइक या किसी भी चीज़ पर लेकर जाना पड़ता सामान को यहाँ पर। तो यहाँ पर आधारित संरचना क्या है, आधारित संरचना यही है जो कि आर्थिक विकास को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। कैसे आधारित संरचना है, ये सड़क जो है, ये सड़क जो है ना, यही आधारित संरचना है। यानी अगर हम सड़क को बेहतर बना दें, अच्छी सड़क बना दें, तो यहाँ पर ट्रक निकल जाएगा, जो काम 10 दिन में होने वाला है वो 1 दिन में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका फायदा होता है, इसे कहते हैं आधारित संरचना। ठीक है, तो आधारित संरचना आपको समझ में आ गई होगी क्या होती है, यानी जो कि हमारे काम को आसान बनाती है। आधारित संरचना, आधारभूत संरचना, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि आपके काम को जो है आसान बनाती है वो आधारित संरचना है। ठीक है, तो चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर आधारित संरचना का। जैसे कि आपको कुछ सामान भेजना है बहुत सारा, तो ट्रेन क्या है आपकी, ट्रेन आपकी जो है आधारित संरचना है, आधार है जिसके माध्यम से आप भेज सकते हैं, आधारित संरचना है। तो ये होती है आधारित संरचनाएं, यानी क्या होती हैं, जो हमारी जो है या ग्रामीण विकास या किसी भी विकास की प्रक्रिया को सरल बनाती हैं, मदद करती हैं, उन्हें कहते हैं आधारित संरचना। जैसे सड़क हो गया, रेल हो गया, मोबाइल हो गया, या फिर जो कि संचार व्यवस्था को बढ़ाता है, तो आधारित संरचना है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर फिर उसके बाद भूमि सुधार,
तो यहाँ पर मानव संसाधनों का विकास पढ़ लिया हमने, करना चाहिए, जिससे क्या है एक प्रक्रिया है, मानव संसाधनों का विकास करें पहले, उसके बाद आधारित संरचनाओं का विकास करें, फिर भूमि सुधार करें। भूमि सुधार मतलब भूमि जो बंजर है उसको, मतलब भूमि सुधार मतलब बेहतर भूमि बनाए, उसमें जो है भूमि सुधार का मतलब ये हुआ, बहुत सारी चीज़ें भूमि सुधार में आ जाती हैं। तो क्या क्या आती हैं, चलिए हम इसमें विस्तार से जो है चर्चा करेंगे, अभी जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर भूमि सुधार में क्या होता है। इसमें जो है भूमि से संबंधित जो है शोषण की समाप्ति, यानी समाप्ति, काश्तकारों को भूमि उपलब्ध कराना शामिल होता है। यानी जो भूमि की शोषण होता है ना, उसमें सुधार किया जाए। जैसे कि एक भूमि पर एक से अधिक बार खेती की जा रही है, इस खेती करने के वजह से, इस प्रक्रिया की वजह से भूमि की जो है क्षमता, उपजाऊ क्षमता वो कम होती जा रही है, तो इसमें सुधार किया जाए, इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। तो यही चीज़ है भूमि में सुधार करना, ठीक है, भूमि में सुधार करना, भूमि सुधार। उसके बाद देखिए गरीबी का उन्मूलन, क्योंकि गरीब लोग रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर, तो सबसे पहले अगर गरीबी हटा दी जाए ग्रामीण क्षेत्र से, तभी तो वो विकास की ओर ध्यान दे पाएंगे, तभी तो वो आर्थिक विकास की ओर ध्यान दे पाएंगे। तब अगर कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो आर्थिक विकास क्या करेगा, यानी दूसरों का भला क्या करेगा जब खुद के पास नहीं है। तो इसीलिए गरीबी का उन्मूलन किया जाए, यानी उत्पादन संसाधन, उत्पादक संसाधनों का विकास। जो उत्पादक संसाधन हैं, उत्पादक संसाधन क्या होता है, अब देखिए, एक होता है उत्पादन और एक होता है उत्पादक। उत्पादक का मतलब होता है वो संसाधन जो दूसरे संसाधन को बनाने में मदद करता है, उसे हम उत्पादक संसाधन कहते हैं। यानी उत्पादक संसाधन क्या होता है, उत्पादक संसाधन वो संसाधन होता है जो दूसरे संसाधन को बनाने में जो है मदद करता है, उसे उत्पादक संसाधन कहते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए क्या क्या पढ़े, ग्रामीण विकास की प्रक्रिया पढ़ी, मानव संसाधनों का विकास, आधारित संरचना का विकास और भूमि सुधार पढ़ा। उसके बाद गरीबी उन्मूलन, उत्पादक संसाधनों का विकास। तो हमने यहाँ 5 पॉइंट डिस्कस किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आ सकते हैं कि ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को समझाइए या चर्चा कीजिए या उसके तत्वों को लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर जो है पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर में देखते हैं 6.4 ग्रामीण विकास, ग्रामीण साख, रूरल क्रेडिट। यानी रूरल क्रेडिट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए ग्रामीण साख। सबसे पहले देखिए साख का मतलब क्या होता है, साख का मतलब उधार का पैसा, मतलब पैसा, एक तरह से उधार का पैसा। तो यहाँ पर क्या है, क्रेडिट मतलब क्रेडिट, उधार लेना, साख मतलब उधार, तो ग्रामीण साख। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर ये लोग किसान हैं, यहाँ पर मैंने बताया आपको ये जो किसान हैं तो इनके पास तो बहुत कम पैसा है, और यहाँ पर जो है खेत में उगाने के लिए भी कुछ नहीं। ये देखिए ये जो खेत है ना, यहाँ पर जो खेत में उगाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो यानी इनके पास पैसा ही नहीं है कि इसमें लगा सके। और जब तक पैसा नहीं लगाएंगे, बीज नहीं खरीदेंगे, ट्रैक्टर से जुताई नहीं करेंगे, तो यहाँ और सिंचाई नहीं करेंगे, तो इसमें पैसा तो लगता है, नहीं करेंगे तो इनका अनाज नहीं उगेगा। तो इसीलिए इस पर पैसा लगाना पड़ता है। और ये पैसे के लिए क्या करते हैं किसान, ये अपने रिश्तेदारों से, साहूकारों से या जमींदारों से कुछ कर्जा लेते हैं ब्याज पर। जो कर्जा लेते हैं ब्याज पर, यानी साख, ग्रामीण साख, ग्राम के लोग यानी गांव में रहने वाले लोग साख लेते हैं, उधार लेते हैं अपने रिश्तेदारों से, जमींदारों से, साहूकारों से। तो यहाँ पर साख के बहुत सारे जो है स्रोत भी हैं, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, आगे देखेंगे विस्तार से क्या क्या स्रोत हैं। तो ग्रामीण साख, तो इनको क्या करना, ग्रामीण साख का मतलब होता है कि उधार लेना, ठीक है, उधार लेना। बस ग्राम के लोग यानी गांव में रहने वाले लोग जब किसी से पैसा उधार लेते हैं तो ग्रामीण साख कहलाता है। तो आई होप यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, ग्रामीण साख के स्रोत। अब जो साख ले रहे हैं हम, साख यानी उधार ले रहे हैं जो, तो ये कैसे कैसे ले सकते हैं, कितने स्रोत होते हैं, स्रोत का मतलब सोर्स होते हैं, यानी सोर्स ऑफ रूरल जो है क्रेडिट का क्या क्या स्रोत है। तो देखिए ग्रामीण साख के स्रोतों की चर्चा करें तो यहाँ पर ग्रामीण साख के 2 स्रोत होते हैं। पहला स्रोत जो होता है वो है गैर संस्थागत स्रोत, और दूसरा होता है यहाँ पर संस्थागत स्रोत। यानी गैर संस्थागत और संस्थागत में क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है कि जो गैर संस्थागत होते हैं इनकी कोई संस्था नहीं होती, ये व्यक्ति हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और संस्थागत स्रोत है एक पूरी संस्था होती है जो उधार देने का काम करती है, ठीक है, उधार देने का काम करती है, साथ साथ और भी बहुत सारे काम करती है, एक संस्था है, इनका काम ही है उधार देना, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए साहूकार जैसे कि गैर संस्थागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं, जो है किसान अपनी जो है फसल उगाने के लिए, सिंचाई करने के लिए, बीज खरीदने के लिए, उर्वरक खरीदने के लिए, आदि खरीदने के लिए जो क्या करेगा, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में जो है उधार लेगा, क्योंकि उसके पास अभी पैसा नहीं है। लेकिन जब उधार लेगा, उसके बाद जब अनाज उगेगा, उसके बाद वो उधार को चुकाएगा। तो इतने में क्या होगा, पहले उसको पैसा चाहिए, तभी वो बाद में जो है अनाज बेचकर चुका पाएगा। तो गैर संस्थागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं यहाँ पर साहूकार आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, व्यापारी या कमीशन के एजेंट होते हैं, उनसे लिया जाता है उधार, अमीर जमींदार होते हैं। तो ये 4 लोग हैं जो कि यहाँ पर उधार देते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को, और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज वसूल करते हैं। तो कुछ आपने देखा होगा, ऐसी न्यूज़ भी सुनी होगी कि कुछ जो खेतीहर होते हैं, मतलब जो यहाँ पर जो किसान होते हैं, काश्तकार होते हैं, वो क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि साहूकार रिश्तेदार इनसे जो है क्या करते हैं, वो जमींदारों से कर्जा ले लेते हैं, और ऐसी स्थिति कभी कभी हो जाती है कि फसल नहीं उगती है और धीरे धीरे कर्जा बढ़ता चला जाता है, जिनसे वो चुका नहीं पाते हैं और ऋण जाल में फंसते चले जाते हैं, और उनका जीवन जो है बहुत ही दयनीय स्थिति में हो जाता है। और ऐसे में जो है किसान मृत्यु तक करने के लिए, अपनी मृत्यु के लिए जो है आत्महत्या करने के लिए जो है मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसी न्यूज़ आपने सुनी होगी। तो यहाँ पर साहूकार, रिश्तेदार, व्यापारी या कमीशन एजेंट जो है, या अमीर जमींदार आदि से जो है किसान ऋण लेता है ग्रामीण क्षेत्र में। और अगर बात करें संस्थागत स्रोतों की, तो संस्थागत स्रोतों में शहरी साख होती है। सहकारी साख मतलब कुछ संस्थाएं होती हैं जो कि साख देने का काम करती हैं। भूमि सुधार बैंक हैं, भूमि सुधार बैंक बनाए गए हैं जो कि भूमि सुधार के लिए जो है ऋण देते हैं और भूमि सुधार करने की सलाह भी देते हैं। व्यापारिक बैंक और क्रेडिट, व्यापारिक बैंक होते हैं कुछ जो व्यापार का काम करते हैं, वो भी क्या है, उनसे भी लिया जा सकता है ऋण, किसान उनसे ले सकते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो क्षेत्रों में होते हैं, ग्रामीण बैंक होते हैं, उनसे भी ऋण उधार लिया जा सकता है, वो भी उधार देते हैं। सरकार देती है, नाबार्ड देती है, एक संस्था है जो कि यहाँ पर बहुत बढ़िया मतलब काम कर रही है। ये यहाँ पर उधार देती है, उधार देने का काम करती है किसानों को। और लघु साख के लिए स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। अब इनकी बात करते हैं, स्वयं सहायता समूह। अब मैं इनकी बात करूंगा और यहाँ से जो है आपको इसको समझाने के साथ साथ एक और पॉइंट समझाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इनको। तो देखिए यहाँ पर अब मान लीजिए यहाँ पर एक ये गांव है, यहाँ पर क्या है, ये ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे कि मैंने ये बनाया ना ग्रामीण क्षेत्र, ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर जो किसान रहते हैं उनके पास पैसा नहीं है। तो देखिए आपको ये चीज़ पता होगी कि यहाँ पर जो है आपको ये तो चीज़ पता होगी, जैसे कि अगर आपको पैसा चाहिए और आप मान लीजिए ये बैंक है, आप बैंक में जाते हैं, भाई पैसा दे दो मेरे को, लोन दे दो 10,000 का, मतलब 1 लाख का लोन चाहिए मेरे को। मैंने कहा मैं बैंक में गया और 1 लाख का लोन कहा, मैंने 1 लाख का लोन दे दो भाई, क्या ये बैंक वाला मेरे को लोन दे देगा? ऐसे ही मैं जाऊंगा और मेरे को लोन दे देगा बिना कुछ पूछे, यानी बस मेरा नाम लेगा, एड्रेस लेगा, सब कुछ, बस ये चीज़ें लेकर क्या मुझे ये लोन दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा भाई, क्योंकि ये बैंक है भाई, बैंक, और बैंक का काम है, ये साख देने का काम तो है, ये देने का काम है, देने के लिए बैठा है कि पैसे लो मेरे से और मेरे को उधार यानी ब्याज भी दो इस पर जब चुकाओगे तो। लेकिन क्या ये वापस मतलब पैसा देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसको एक गारंटी चाहिए कि भाई कहीं मान लो मैंने 1 लाख रुपए लिया और मैं निकल गया कहीं, पता ही ना चले, तो यहाँ पर इसका पैसा तो डूब जाएगा ना। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए और ये व्यक्ति जानता भी नहीं है, मतलब मैं जाऊंगा पहली बार, मैं अजनबी हूँ, अननोन पर्सन हूँ, और ये मुझे ऋण देगा 1 लाख रुपए का और मैं लेकर भाग गया, तो क्या हुआ? मतलब इसका तो पैसा डूब गया। तो यहाँ पर ये जो संस्थाएं होती हैं, सिर्फ बैंक जो होते हैं या संस्थाएं होती हैं, ऋण नहीं देती हैं, संस्थागत स्रोत जो है इतनी आसानी से ऋण नहीं देती हैं। अगर लेकिन आप यहीं साहूकार की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें, यहाँ पर इनकी बात करें, तो ये जान पहचान के लोग होते हैं अपना, यानी उसी गांव में रहते हैं, जान पहचान के लोग होते हैं, वहाँ पर दे देते हैं, उनको पता है ये भागकर कहीं नहीं जाएगा, तो वो दे देते हैं और ऊंची ऊंची ब्याज की दरें भी लेते हैं। तो यहाँ पर ये फ़ायदा है, यहाँ पर इसका ये फ़ायदा है, इसमें साहूकार यहाँ पर जो है जल्दी से बिना कुछ डॉक्यूमेंट दिए जो है बिना किसी देरी के यहाँ पर साहूकारों से, ज़मींदारों से, रिश्तेदारों से पैसा मिल जाता है। लेकिन इसमें जो ब्याज की दर ज़्यादा होती है, लेकिन ये ब्याज की दर कम देते हैं क्योंकि सरकार द्वारा एक संस्थागत स्रोत है और ये हेल्प करने के लिए बनाए गए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है
कि इसके 10 लाख रुपए यानी 1 लाख रुपए है ये देगा नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसके पास गारंटी नहीं है। गारंटी का मतलब एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो जिसके आधार पर ये ले सके। मान लीजिए किसान के पास जमीन है, अब जमीन है, एक टुकड़ा है जमीन का, जमीन है उसके पास, तो जमीन के आधार पर वो 1 लाख रुपए का कर्जा बैंक से ले सकता है और कम ब्याज दर पर ले सकता है। अगर मान लीजिए एक ऐसा किसान है जिसके पास जमीन ही नहीं है, तो भैया वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो दूसरों की जमीन पर काम करेगा, यानी वो क्या करेगा? उसको ऋण कैसे मिलेगा? ठीक है। और मान लीजिए उसको 1 लाख रुपए चाहिए और उसके पास जो है जमीन जो है 20,000 की है, ठीक है, 20,000। अब भाई क्या करेगा वो? अब तो उसको ऋण मिलने वाला नहीं, क्योंकि हमेशा आधार की जो वैल्यू होती है, यानी जो रखते हैं बैंकों के पास, उसकी जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है जो है ऋण के, लोन से, उधार से। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ आएगा। इसीलिए क्या करते हैं लोग, यहाँ पर ग्रामीण लोगों ने एक सॉल्यूशन निकाला इस समस्या से बचने के लिए। इन्होंने क्या किया है, गाँव के लोग जो होते हैं, गाँव, ठीक है, गाँव के लोग क्या होते हैं, गाँव के लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक कमेटी बना लेते हैं, मतलब एक समिति बना लेते हैं। और ये थोड़ा थोड़ा हर व्यक्ति जो है यहाँ पर एक मान लीजिए गुल्लक बना ली और हर व्यक्ति इस थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते रहते हैं। और जब ये जमा हो जाता है इकट्ठा पैसा, तो इस पैसे के आधार पर, उन सभी के आधार पर ये जाते हैं बैंक में और वहाँ बैंक से जो है इसके आधार पर, इस समिति के आधार पर, ये समिति बन गई, यानी स्वयं सहायता समिति बोलते हैं इसको, समिति बन गई। और इस समिति के आधार पर ये बैंक से ऋण लेते हैं और इस समिति के आधार पर बैंक इन्हें ऋण दे देता है। तो इसीलिए इसे कहते हैं स्वयं सहायता समिति, यानी इन्होंने स्वयं की सहायता करने के लिए एक समिति बनाई और उसके माध्यम से ऋण प्राप्त किया और इनका काम चल गया। और जब होगा इनके पास, तो ये यहाँ पर इकट्ठा कर रखे हैं, इसमें से जब उनके पास हो जाएगा तो दोबारा इसकी समिति के आधार पर ये बैंक को चुका देंगे। तो इस तरह से जो है ऋण व्यवस्था, इस समस्या को हल किया गया। जो बैंकिंग व्यवस्था, इसमें कम ऋण पर ब्याज भी कम ऋण पर जो है उधार भी मिल जाता है। तो आई होप यहाँ पर समझ में आई होगी स्वयं सहायता समिति क्या होती है। तो यही है, लघु साख के लिए स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, स्वयं सहायता समूह बनाए गए, जो कि मैंने आपको बताया, समितियां बनाई जाती हैं, समूह बनाए जाते हैं, जैसे कि ऋण इनसे, यानी इसके माध्यम से ऋण प्राप्त किया जा सके। और ये संस्थाएं हैं, इनसे, संस्थाओं से किसी भी से भी ऋण लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आधार होता है। तो आधार क्या बनाया? स्वयं सहायता समूह बनाया, इसका सॉल्यूशन। तो आई होप यहाँ पर आपको वीडियो में ये समझ आ गया होगा क्या होता है। तो अगर समझ आ गया है और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।